नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। सीबीआई को जांच क्योंकि सच जरूरी है, ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देश जो चाहता था वही हुआ। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार जो चाहता था वही हुआ। देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाया कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो भी तमाम जांच है वो सीबीआई करेगी। तो ऐसे में तमाम लोग जो निष्पक्ष जांच की कल्पना कर रहे थे, अब उनका सपना कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है और सभी को उम्मीद है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच अब सीबीआई के हाथों में है, ये आप सभी जानते हैं। सुशांत सिंह केस को लेकर सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई की एसआईटी टीम से कोऑर्डिनेशन के लिए मुंबई पुलिस ने डीसीपी रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की टीम 7 दिन के लिए मुंबई में जांच करेगी, फिर दूसरी टीम आएगी। ये निर्णय कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि सीबीआई की टीम दिवंगत अभिनेता के घर पर भी जा सकती है। मुंबई पहुंचने के बाद ये टीम क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी और रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के लोगों से पूछताछ करेगी। क्राइम सीन पर एसआईटी की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी जाएगी और काम करेगी, जांच में सहयोग करेगी। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और सपोर्टर्स के अलावा उनके करोड़ों फैंस इस बात से खुश हैं कि अब कम से कम इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी। बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच जो गफलत चल रही थी वो भी अब खत्म हो गई है। हालांकि सीबीआई के लिए भी इस मामले की जांच आसान नहीं होगी। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई को तलाशने होंगे, लेकिन सवाल उठता है कि क्या सीबीआई की जांच से इंसाफ मिल पाएगा? तो सीबीआई को क्या कुछ पता लगाना है वो आपको दिखा रहे हैं। खुदकुशी है तो उसकी वजह क्या है ये सीबीआई को पता लगाना है। कत्ल है तो फिर कत्ल की वजह क्या है? सुशांत की मौत में रिया का क्या रोल है, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल। ऐसे में सुशांत की मौत में फिल्मी बिरादरी का क्या कुछ यहां पर योगदान रहा, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि नेपोटिज्म की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। तो सीबीआई को क्या कुछ पता लगाना है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। इस केस में सुशांत के स्टाफ की क्या भूमिका रही है, क्योंकि माना यह जा रहा है रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का पूरा स्टाफ बदल दिया था। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी सही है ये जांच करेगी सीबीआई। चश्मदीदों के बयान कितने भरोसे लायक हैं ये भी जांच का विषय है, क्योंकि लगातार चश्मदीद जो है वो रिया के संपर्क में थे। 8 जून को रिया और सुशांत के बीच क्या कुछ हुआ था, ये अहम सवाल। सुशांत की मौत खुदकुशी है या फिर कत्ल? सीबीआई को क्या कुछ पता लगाना है, वो तमाम अहम पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। खुदकुशी अगर है तो खुदकुशी की वजह क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर खुदकुशी नहीं है, कत्ल है, तो फिर कत्ल की क्या वजह है? किस वजह से सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल हुआ, ये बड़े सवाल। सुशांत की मौत में रिया चक्रवर्ती का क्या कुछ रोल रहा है, क्योंकि लगातार सीबीआई की जो जांच है उसकी सुई रिया चक्रवर्ती पर ही लटक रही है। सुशांत की मौत में क्या कुछ अभी बड़ा खुलासा होना है ये अभी पता चलेगा, क्योंकि जांच अब शुरू होगी सीबीआई की तरफ से। पैसों की हेराफेरी हुई तो किसने की है हेराफेरी? इसी के साथ आपको बता दें कि दिशा और सुशांत की मौत के बीच क्या रहस्य है, क्या रिश्ता था, क्योंकि दिशा ने भी आत्महत्या की थी। तो इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। शशांक देव सुधी हमारे साथ जुड़े हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। एलन राव पूर्व डीसीपी है स्पेशल सेल के। सूर्य कुमार शुक्ला पूर्व डीजीपी है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है। सबसे पहले मैं शशांक देव सुधी आपके पास आऊंगी, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि लगातार उन लोगों की मांग थी जो लोग चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, और इंसाफ के लिए वो चाहते थे कि जो जांच है वो सीबीआई के हाथ में आए। अब ऐसे में क्या लगता है आपको, कितना होगा ये कि निष्पक्ष जांच होगी? क्योंकि कई फैसलों में ऐसा देखा गया है कि सीबीआई की तरफ से भी जांच जो है वो निष्पक्ष नहीं हो पाई है और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलकर सामने आ पाया है। देखिए, कल का जो निर्णय है वो बड़ा ही सराहनीय निर्णय है और इनफैक्ट सीबीआई ने इसकी इस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद उस पर मुहर लग गई कि सीबीआई के द्वारा ही इस घटना की जांच की जाएगी।
देखिए, उस अगर जजमेंट को पढ़े तो बड़ा ही क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजिंग जो पावर अंडर आर्टिकल 142 को पावर एक्सरसाइज करके इस मैटर को सीबीआई में अनुशंसा जो ट्रांसफर किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, जो अनुशंसा की गई थी, और वो अनुशंसा को केंद्र सरकार ने मान करके जो सीबीआई को ये केस दिया था, वो उसको सही बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह लीगल बताया है। जो महाराष्ट्र सरकार जो इस पूरे प्रकरण को जो है क्वेश्चन मार्क कर रहा था, उस पर जो है वो पूर्ण विराम लग गया है। और इसमें मजे की तो ये बात है कि महाराष्ट्र सरकार के विरोध के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट तौर से कहा कि ये पूरे प्रकरण में जो सीबीआई ट्रांसफर किया गया है मैटर में कोई भी किसी भी तरह का इलीगैलिटी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार महाराष्ट्र सरकार की जो दलील थी उसको निरस्त कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट को रेफर करके ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को डिसाइड करने के लिए उसका प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन है सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी में, और भी कई प्रावधान उन्होंने बताए हैं। इसमें एक बात आपको समझने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस जजमेंट में पब्लिक सेंटिमेंट की बात बोली है। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात से एलाइव था कि इसमें न्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो है वो एडीआर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के अंतर्गत जो है सेक्शन 174 और शशांक जी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। साथ में ये भी देखा गया कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जब संजय राउत की तरफ से कहा गया कि हम चाहते थे कि डबल बेंच जो है वो फैसला करे, लेकिन सिंगल बेंच ने फैसला किया है, तो ऐसे में वो चाहते थे कि एक और रिव्यू पिटीशन जो है वो दाखिल की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है साफ कि ये फाइनल डिसीजन है और इसके बाद कोई जगह नहीं है किसी भी तरह के रिव्यू पिटीशन की। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस जजमेंट को। देखिए, रिव्यू पिटिशनर का अधिकार है, रिव्यू का पावर है जी, ऐसी बात नहीं है। रिव्यू जो है चाहे वो सिंगल बेंच करे चाहे डबल बेंच करे, रिव्यू का पावर जो है वो पिटिशनर को हमेशा है। तो वो रिव्यू में, लेकिन वो रिव्यू में जाएंगे नहीं। इसका कारण यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट जजमेंट ये है और महाराष्ट्र सरकार के पास कोई भी आधार नहीं है जिसके ऊपर वो रिव्यू जो है फाइल कर सके। तो मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र सरकार ये गलती नहीं करेगी, क्योंकि जो जिस तरीके का जजमेंट है वो जजमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है और कहीं भी इलीगैलिटी है ही नहीं, क्योंकि जितने भी प्रावधान जो है लॉ के रेफर किए गए वो जजमेंट में वो पूरी तरह जो है दोषपूर्ण है, दोष रहित है। और मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र सरकार इस ऑर्डर को रिव्यू करेगा, क्योंकि अगर महाराष्ट्र सरकार रिव्यू में अगर जाती भी है तो वो रिव्यू भी जो है उसका डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ग्राउंड नहीं है रिव्यू का इस पर। ठीक है, ठीक है। एलन राव, आपके पास आऊंगी, पूर्व डीसीपी हैं स्पेशल सेल के। ये जो पूरा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए, ये जजमेंट मैंने भी पढ़ा है, पूरा 35 पेज का जजमेंट। अच्छा, इसमें डिटेल सारी डिस्कशन की हैं और इसमें पिटिशनर है रिया चक्रवर्ती है। तो रिया चक्रवर्ती ने पहले ही कहा हुआ कि मैंने सीबीआई मांग कर रखी है, सीबीआई में इसकी इन्वेस्टिगेशन हो तो इसमें रिव्यू में जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक महाराष्ट्र सरकार की बात है, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ ऐसी बात भी नहीं है इसमें जो कि रिव्यू में जाने की वजह बने। तो लेकिन ये बहुत ही बैलेंस जजमेंट है और जैसा अभी सुप्रीम जी कह रहे थे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारे एंगल्स को देखने के बाद में मेन मुद्दा इसमें यही रहा कि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, सच्चाई का पता लगे, और वही एक इस ऑर्डर का एक क्रक्स है। और इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए, महाराष्ट्र सरकार को या मुंबई पुलिस को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश का हर नागरिक, जो आदमी विक्टिम है, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स और बहुत से लोग, सभी लोग ये चाहते हैं कि जो ये हाई प्रोफाइल केस है इसमें सच्चाई मालूम होना चाहिए कि डेथ है तो कैसे है, ये मर्डर है
तो किसने किया है, अगर मर्डर नहीं है सुसाइड है तो सुसाइड करने की वजह क्या हो सकती है, और अगर सुसाइड भी किया है तो सुसाइड में किसी ने इंस्टिगेट किया है या उसको अबेटमेंट किया है, तो वो अबेटमेंट किया है तो किन ग्राउंड्स पे किया है और क्यों किया है। इन्हीं सभी बातों का एक जवाब इसकी इन्वेस्टिगेशन में आएगा। अभी मैं समझता हूं कि सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है और बहुत जल्द ही इसमें धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन जब भी शुरू होगी, क्योंकि सीबीआई एक इन्वेस्टिगेशन का मैं सिस्टम बताता हूं कैसे करते हैं। सीबीआई ने कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे अभी तक कि किस लाइन में इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करना है, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना है। तो पहले प्रायोरिटी में क्या रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या क्या रहेगा, वो सारा उन्होंने चेकआउट अपना प्लान कर लिया होगा डेफिनेटली, जो कि अच्छी इन्वेस्टिगेशन का एक आधार यही होता है। और सबसे पहले जितने डॉक्यूमेंट्स अभी तक की 66 दिन की तफ्तीश है महाराष्ट्र पुलिस ने जो की है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उनके बाद फिर वो सबसे पहले फिर मौके पर जाएंगे, मौके को रिकंस्ट्रक्ट करना कहते हैं उसको, क्योंकि अब वो चीज तो मिल नहीं सकती जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो मिलती है मौके से, जिसको सीन ऑफ ऑकरेंस कहते हैं, वो तो अभी होगा नहीं। लेकिन उसी प्रकार का सीन ऑफ ऑकरेंस जो आई विटनेसेस ने बताया है उसके हिसाब से उसको बनाकर ये देखा जाएगा कैसे डेड बॉडी अगर किसी ने देखी थी, लटकी हुई थी, किसने उतारा, कब उतारा, क्या वो डिस्टेंस नीचे से बेड से और जो पंखे तक का डिस्टेंस कितना है, क्या पॉसिबल है कि इतने वजन की बॉडी और इतने हाइट की बॉडी क्या आ सकती है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। और किसका मोटिव हो सकता है, देखिए मर्डर केस में डेफिनेटली बहुत जरूरी चीज है मोटिव क्या है, किसी का मकसद क्या है किसी को मारने का, वो ढूंढने की तलाश की जाएगी। अगर ये मर्डर है तो, अगर सुसाइड है तो सुसाइड में क्यों, किस वजह से सुसाइड किया, क्योंकि सुसाइड कोई बिना किसी मतलब से नहीं करता, कोई न कोई सुसाइड में भी मकसद होता है, तो वो मकसद को ढूंढने की कोशिश की जाएगी। अगर अबेट किया है तो किसने किया है, क्यों किया है, उसका रीजन, वो सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होने की उम्मीद है। ठीक है। इस बीच डायरेक्टर रूमी जाफरी से ईडी के क्या कुछ सवाल हैं, ईडी ने क्या कुछ सवाल किए हैं, क्योंकि जांच जो है वो शुरू हो चुकी है, वो दर्शकों को दिखा देते हैं। डायरेक्टर रूमी जाफरी है कौन? देखिए, डायरेक्टर रूमी जाफरी वो है जिसकी अपकमिंग मूवी में सुशांत सिंह राजपूत जो है काम करने वाले थे और उनसे कई सारे सवाल इस बीच पूछे गए। ठीक है, एलन राव पूर्व डीसीपी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया किस तरह से क्या क्या चीजें हैं और उनका खुलासा अब क्या क्या होगा। हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो लगातार जुड़ चुके हैं। वरुण गर्ग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करूंगी वरुण जी, और पहला सवाल आपसे यही कि कोर्ट का जो जजमेंट आपने देखा है उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ आप समझते हैं कोर्ट के इस जजमेंट से? देखिए, ये बहुत एक फेयर जजमेंट है और इसको केवल ये जो स्ट्रिक्ट जो जजमेंट है ये केवल जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को ट्रांसफ़र की गई है। ठीक है, जिसमें कि 2 स्टेट्स का डिस्प्यूट था जुरिडिक्शन को लेकर के कि भाई कि वो कह रहे थे कि नहीं हमारी जुरिडिक्शन बनती है, उन्होंने कहा हमारी जुरिडिक्शन बनती है, और जो बिहार सरकार थी वो चाहती थी कि ये जो जुरिडिक्शन है ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये सीबीआई से कराई जाए। तो उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने केवल अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने सिंपली ये कहा है कि भाई जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम सीबीआई को ट्रांसफर करते हैं, फेयर रिजल्ट आना चाहिए, जो जनता की उम्मीद है भाई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ के ऊपर वो पूरी होनी चाहिए और जनता को विश्वास होना चाहिए कि भाई कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं वो आज भी काम करती हैं। तो इन सब चीज़ों, तो मुझे लगता है कि इसमें ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेशर या ऐसा कोई जो तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और बहुत ही वाइज जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। ठीक है, सूर्य कुमार शुक्ला आपके पास आऊंगी, पूर्व डीजीपी हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि कई एक्सपर्ट का ये मानना है कि बिहार में एफआईआर दर्ज होना ठीक नहीं है लीगली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो ठीक है। तो इन दोनों चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? मैडम, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया और इसका कारण ये है कि बिहार का बहुत लोग बिहार के बम्बई में रहते हैं, उनको ये लगने लगा कहीं न कहीं कि बम्बई पुलिस और महाराष्ट्र इस मामले में निष्पक्ष और सही भूमिका नहीं निभा रही है। ठीक है, और इसके कारण बिहार की जन भावना ये थी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और एक चर्चा जो लोगों की फैली, तो कारण इसके पूरे जनमानस में फैले की जो
रिया चक्रवर्ती से सुशांत राजपूत का संबंध था। और बाद में ये बातें काफी खुल के आ गई कि काफी बड़ा अमाउंट सुशांत सिंह राजपूत के खाते से रिया चक्रवर्ती ने और उनके पारिवारिक लोगों ने निकाला था। और में मतभेद हो गए थे, जिसके कारण ये संभव है कि वो अपना रुपया वापस मांग रहे हों और ये उनके बीच मतभेद का कारण बनी। और दूसरा एक बहुत बड़ी जो चर्चा का विषय बना कि जो उनका कुछ दिन पहले आत्महत्या की जो घटना हुई जी, तो पूरे जनमानस में ये प्रचार हुआ कि उस लड़की के साथ अभद्र व्यवहार हुआ और उसने पूरी घटना की जानकारी सुशांत राजपूत को दे दी, जिसकी वो सेक्रेटरी थी। सुशांत राजपूत और लोगों का ये र्यूमर है लोगों में कि वो लड़की दुर्व्यवहार के कारण वहां से कूद गई और उसने अपनी जान दे दी और अपने बचाने के लिए, और ये भी एक अफवाह है कि उसको धक्का देकर गिरा दिया गया। ठीक है। अब ये इस बात को पैरवी जो सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा की जा रही थी कि उनकी सेक्रेटरी के मौत या आत्महत्या के रहस्य को खोला जाए, तो इस प्रयास में उन्हीं शक्तियों ने जो उसकी सेक्रेटरी को जिन्होंने मारा या मरने का कारण बने, वही लोगों ने मिल करके सुशांत सिंह राजपूत को भी मजबूर कर दिया मरने के लिए या मार डाला। अब उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस कमरे में उनकी लाश टंगी मिली है उसमें क्या ऐसी डुप्लीकेट चाबी थी जिससे बाहर से भी कमरा खुल जाता था और अंदर से भी खुल जाता था। तो ये भी एक संभावना उसमें जनमानस में प्रचारित हो रही है कि मारने के बाद लाश को टांग दिया गया और बाहर से उसको लॉक कर दिया गया। हाँ। और ऐसा लगा कि शायद वो लॉक ऐसा है जो बाहर से भी खुलता है अंदर से भी खुलता है। ठीक है। इन सारी शंकाओं के कारण और इसमें बड़ा खेदजनक मामला रहा कि बंबई पुलिस को और सरकार को ऐसे ढंग से जनता को ये बातें बताना चाहिए था, मीडिया को बताना चाहिए था कि असलियत क्या है। और उसके ये कमी के कारण क्योंकि पूरी पारदर्शिता नहीं आ पा रही थी और लोगों में तरह तरह की अफवाहें फैल रही थी और इसके कारण बिहार की सरकार ने जो टीम भेजा उसको उन्होंने क्वारंटाइन कर दिया। यहाँ तक कि एक बड़ी वरिष्ठ राजनेता ने ये बयान दे दिया कि अगर सीबीआई की टीम आएगी तो उसको भी हम क्वारंटाइन कर देंगे। इनडायरेक्टली ये जो कोरोना की समस्या हुई है इसका दुरुपयोग, क्वारंटाइन करने के अधिकार का दुरुपयोग जांच को रोकने में किया जा रहा है, ऐसा लोगों को प्रतीत हुआ। तो ये बहुत चिंताजनक बात थी कि एक हाई प्रोफाइल केस में इस प्रकार अगर निष्पक्षता और न्याय की बात नहीं हो पाएगी तो ये बड़ी शर्मनाक बात होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को जांच देकर बहुत अच्छा काम किया है और दो राज्यों की पुलिस और सरकार के बीच जो मतभेद हो रहे थे उसको समाप्त करके एक थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर तैनात कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि अब सीबीआई सही जो बात होगी, दूध का दूध पानी का पानी सही तफ्तीश करेगी और जो भी इसमें मुलजिम रहे, जो भी कारण रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या के और साथ में उनकी सेक्रेटरी की हत्या है या आत्महत्या है, इस बात का पूरा पर्दाफाश करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये न्याय हित में बहुत अच्छा कदम हुआ है। जी, बहुत सारी चीजें जिनकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, एलन राव आपके पास आऊंगी क्योंकि आप पूर्व डीसीपी हैं और आप समझते हैं कि डीसीपी के लिहाज से क्या कुछ चीजें जांच में आती हैं और कैसे जांच में सहयोग किया जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि आदेश है कि सीबीआई की जो जांच होगी उसमें सहयोग करे महाराष्ट्र पुलिस, तो महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से डीसीपी रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया गया है। तो एज अ पूर्व डीसीपी आप क्या समझते हैं कि कैसे जो है सीबीआई की जांच में सहयोग करेंगे डीसीपी और किस तरीके से क्या कुछ आगे होने वाला है? क्या सिर्फ डीसीपी ही बताएंगे सीबीआई को ये मामला है या ये मामला है, या सीबीआई हर किसी के पास जाके जांच कर सकती है? देखिए, जो महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई पुलिस ने को डीसीपी को एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है इसलिए वजह से, जो कि विल कोऑर्डिनेट बिटवीन सीबीआई ऑफिशियल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन
और जो मुंबई पुलिस के जो लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है, जो बांद्रा पुलिस स्टेशन के जो अधीन जो इसमें जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, उनके बीच में कोऑर्डिनेटर रहेगा ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे। और जो जो सीबीआई की रिक्वायरमेंट होगी इस केस में, वो सारी की सारी वो डीसीपी जिनको नियुक्त किया गया है वो उसको फैसिलिटेट कराएंगे और उनको मदद करेंगे। किसी भी सूरत में उनको ऐसा ना लगे सीबीआई को कि आपको उनको महाराष्ट्र पुलिस की, मुंबई पुलिस की तरफ से उनको कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। इस बात के लिए एक डीसीपी रैंक, सीनियर रैंक होता है, उसको नियुक्त किया गया है ताकि कोई ऐसे एलिगेशन, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस पे अभी तक काफी ऐसे एलिगेशन लग चुके हैं कि उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, उन्होंने जो पटना पुलिस से आए उनके साथ बिहेवियर ठीक नहीं किया, उन्होंने जो विक्टिम के फादर को कुछ बताया नहीं, उसके रिलेटिव्स को कुछ नहीं बताया क्या इन्वेस्टिगेशन में हो रहा है। जबकि नॉर्मली अगर कोई केस की, ऐसे केस की, सीरियस केस की इन्वेस्टिगेशन होती है जिनका बेटा, जवान बेटा चला गया है, तो उसके परिवार वाले इतनी तो कम से कम उम्मीद करते हैं कि उसकी, उनकी केस की इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है ये तो उनको जानने का हक है। लेकिन ये मुंबई पुलिस की तरफ से ऐसा लगता है कि नहीं बताया गया, इसलिए अब सीनियर लेवल के ऑफिसर को इसलिए किया गया कि ऐसा आगे कोई एलिगेशन ना लगे कि सीबीआई भी ये कहने लगे कि देखिए महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस हमको मदद नहीं कर रही है। इस वजह से इसको किया गया है। और जो जो एविडेंस है अभी तक की 66 दिन की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो जो अभी तक की पुलिस कार्रवाई की है पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने, वो सारी की सारी उनको एक्सप्लेन भी उनको सीबीआई करना पड़ेगा। और सीबीआई की जो भी क्वेरी होगी, जो भी और भी इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट होगी, मान लो जो अभी तक नहीं हुआ है और उसके बाद सीबीआई ने करना है, तो क्योंकि सीबीआई बाहर से गए हुए ऑफिसर्स की एजेंसी है, तो वहां का लोकल पुलिस की मदद लेना उनको बहुत अनिवार्य हो जाता है। इसलिए जो भी इस इन्वेस्टिगेशन में जो हेल्प की जरूरत होगी तो वो डीसीपी उनको मुहैया कराएंगे। इसलिए इसके डीसीपी रैंक की एक बड़ी इंपॉर्टेंस है इस केस की इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, वरुण गर्ग आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब सीबीआई जो है जांच करेगी और जो रायता है वो तमाम जगहों पर फैला हुआ है, चाहे वो बिहार की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें। अब आपको क्या लगता है सीबीआई के सामने कौन कौन सी वो बड़ी चुनौतियां हैं जो सामने होंगी, क्योंकि जांच इतनी आसान नहीं है, ये सभी जानते हैं। देखिए, सभी पहलुओं को, जो भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी होती हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, कोई भी हो, तो उनके समक्ष सबसे ज़्यादा जो बड़ी चुनौती होती है कि वो क्राइम सीन को किस प्रकार से, अब जैसे उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या आया, उनका जो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, वहाँ पे फॉरेंसिक भाई जो भी एक्सपर्ट्स थे उनकी क्या वहाँ पे जो चीज़ें कलेक्ट करनी चाहिए थी, सैंपल्स कलेक्ट करने चाहिए थे, वो करे कि नहीं करे। ठीक है, तो इस प्रकार से हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मतलब प्राइमा फेसा ही अभी मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उन्होंने कोई दोष नहीं पाया है, परंतु फिर भी बहुत सी चीज़ 66 दिन बाद ये मैटर सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ है। इतने में बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हैं, विटनेसेस के साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है, सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है जी। तो अब ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि सीबीआई के लिए कि जो गवाह हैं और सबूत हैं उनको जिस तरीके से कोर्ट के समक्ष रखना चाहिए और एक अच्छी चार्जशीट बननी चाहिए और एक अच्छा उसमें केस बनना चाहिए। ठीक है, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। अभी हम किसी के खिलाफ एलिगेशन नहीं लगाएंगे कि भाई रिया चक्रवर्ती ने क्या किया या XYZ किसने क्या किया, किसी के भी खिलाफ हो, जो भी इसमें अपराधी है या ये अननेचुरल डेथ है, कुछ भी है, वो तथ्य सामने आना चाहिए। और इसी के लिए सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन की पावर दी है। ठीक है, शशांक देव आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं और वरुण गर्ग जी ने भी बताया कि जो चुनौतियां हैं वो किस तरीके से होंगी वो सामने है, लेकिन जिस तरह से वरुण जी ने भी बताया कि क्योंकि अब इस मैटर को काफी समय हो चुका है और उस दौरान क्या कुछ चीजें घटी थी ये पता लगाना सीबीआई के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। देखिए, ये पूरे प्रकरण में आपको 2-3 चीज मैं कहना चाहता हूँ जी। सबसे पहला जो बात है कि कोई भी स्टेट के बड़े संवैधानिक जो एक्सपर्ट हैं और लीगल एक्सपर्ट होते हैं किसी भी स्टेट में, अगर सीआरपीसी के बेसिक प्रोविजन अगर समझ जाते तो शायद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचता जी। सीआरपीसी ये बताता है कि जो बेसिक ज्यूरिडिक्शन होता है अंडर सेक्शन 177 में वो होता है प्लेस ऑफ अकरेंस, और जो सेक्शन 178 होता है वो बताता है कि कहीं भी एक भी घटना अगर हुई है, चाहे वो किसी भी जगह हुआ है, और अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करता है तब वहां ज्यूरिडिक्शन हो सकता है। तो ये ज्यूरिडिक्शन के मामले में पूरे इन्वेस्टिगेशन को इतना देर किया गया तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और विडंबना भी है कि कोर्ट का टाइम भी खराब होता है और
कोई न्याय के लिए अगर वो न्याय मांग रहा है, उसके लिए भी समस्या होती है। दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़े तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महाराष्ट्र पुलिस 63 डेज में केवल 174 के अंतर्गत एडीआर रिपोर्ट के लिए वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिसका स्कोप लिमिटेड होता है, जिसमें जो है किसी तरह का एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। लेकिन बिहार सरकार ने बिहार में जो एफआईआर हुई थी उसमें जो है वो एफआईआर हुआ था, जिसका रिपोर्ट 173 के अंतर्गत जो है फाइल होगा। इसका एम्बिट जो है बहुत बड़ा होता है। तो दोनों के इन्वेस्टिगेशन के एम्बिट में बहुत बड़ा फर्क है जी। आपको ये भी बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये भी बताया है कि अभी तक 60 दिनों में इन्होंने 56 विटनेसेज का स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है। अब उस स्टेटमेंट के रिकॉर्ड करने के बाद भी अभी तक जो 175 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो है जो समन किया जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने महाराष्ट्र पुलिस के कॉम्पिटेंस को दिखा दिया, आईना दिखा दिया कि आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो सही नहीं है। अगर आप उसके लेटर एंड स्पिरिट में जाएं तो आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता के साथ ये बता दिया है कि इतना सेंसिटिव केस और इतने डिलेड मैनर में जो है इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और यही कारण है कि जो सेंटर बिहार सरकार की अनुशंसा जो की गई थी सीबीआई इंक्वायरी के लिए, और सेंटर ने इस इंक्वायरी को एक्सेप्ट भी कर लिया था और एफआईआर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले ही, उस पर केवल सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाया है और कुछ भी नहीं किया है। तो यह एक बहुत अच्छी बात है कि दो ज्यूरिडिक्शन के जो चल रहा था, जो डिस्प्यूट चल रहा था, उसको पूर्ण विराम लग गया। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, महाराष्ट्र सरकार के जो इन्वेस्टिगेशन करने के जो तरीके थे वो संदेहास्पद स्थिति था। निश्चित रूप से उनका जो इन्वेस्टिगेशन था वो अंडर सेक्शन 174 में था, इसलिए वो लिमिटेड था, न कि 173 में था। और जो महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक जितने भी एविडेंस गैदर किए हैं वो एविडेंसेस उतने व्यापक नहीं है जिसके आधार पर किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता है। वो इनकंक्लूसिव है। अभी जो मीडिया रिपोर्ट आ रहा है और जो भी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि वो केवल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो केवल जो है एक उन्होंने ड्यूटी जो कहते हैं प्रॉम्प्टिव ड्यूटी उन्होंने किया है और इसके अलावा कुछ नहीं किया है। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं कि कहीं न कहीं न्याय होगा और लोग जो है वो लोग जानेंगे कि इस हत्या के पीछे किन किन लोग, कौन कौन वो लोग थे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सीबीआई कोई कंक्लूजन पर पहुंचेगी। ठीक है, एनएल राव आपके पास आऊंगी, क्योंकि इस दौरान हमने देखा जब बिहार पुलिस महाराष्ट्र में गई, काफी अनप्रोफेशनल बिहेवियर महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ किया, ठप्पा लगा दिया यहाँ पर, और हाथ पर जिस तरीके से जो बिहेवियर देखा गया वो कितना सही, और क्या जरूरत है इन सब चीजों की। जाहिर सी बात है जब बिहार पुलिस महाराष्ट्र गई तो सहयोग करना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों किया गया? देखिए, मुंबई पुलिस बहुत ही अच्छी पुलिस में गिनी जाती है अभी भी, मैं समझता हूँ। लेकिन इस केस में जो बिहेवियर पैटर्न रहा है मुंबई पुलिस का इस केस की हैंडलिंग में, मैं उसको समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोफेशन उन्होंने अपना अंदाज नहीं दिखाया है। खास तौर से जैसे बिहार पुलिस से जो ऑफिसर्स आए थे, और आईपीएस लेवल का एक बहुत सीनियर लेवल का ऑफिसर होता है, और उनको जिस प्रकार से कोई मदद नहीं करना, उनके साथ जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी उनको नहीं देना, और उसके ऑफ द मोस्ट उनको क्वारंटाइन कर देना, ये सब बातें करने के बाद आम पब्लिक को भी ये लगा, नॉट ओनली बिहार पुलिस को ही लगा, आम पब्लिक को भी ऐसा प्रतीत हुआ कि इसमें महाराष्ट्र पुलिस की, इसकी मुंबई पुलिस की ऐसी क्या इंटेंशन है जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन को वो डिरेल करना चाह रहे हैं, या आगे नहीं चाहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को जाए। क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ा क्लियरली कहा कि हम नहीं चाहते कि ये सीबीआई में जाए। ऐसा क्यों भाई? अगर सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन जाने के लिए रिकमेंडेशन हो गई है, भारत सरकार ने कर दी है, पटना पुलिस वो चाह रही है और उसके घर वाले चाह रहे हैं, तो उसको सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब ये तो नहीं होता कि किसी के खिलाफ कुछ हो गया है। भाई सच्चाई जानने के लिए ही तो कह रहे हैं। तो और सच्चाई जानने में महाराष्ट्र इसको मुंबई पुलिस को क्या एतराज है, उनको करना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से ऐसा किया, जनरली दो पुलिस कहीं जाते हैं, दो स्टेट की पुलिस होती है और एक स्टेट की पुलिस दूसरी स्टेट की पुलिस के पास जाती है, तो ये प्रोटोकॉल है
SOP है कि वहाँ की पुलिस की जिम्मेवारी बनती है, जहाँ पर गए हैं वहाँ पर वहाँ की पुलिस की, कि जो पुलिस आई है उनके पास उनकी जो कानून के दायरे में रहते हुए पूरी मदद करनी चाहिए और मदद की जानी चाहिए। और अगर नहीं करते हैं तो ये बहुत ही अहम सीरियस बात है। और इस केस में तो जैसे DGP बिहार ने DGP महाराष्ट्र, कमिश्नर पुलिस मुंबई, इन सब से बात करने की कोशिश की। जैसा मैं सुन रहा था DGP साहब बड़े गुस्से में कह रहे थे कि उन्होंने उनकी फोन का जवाब नहीं दिया, उनसे उनको मैसेज दिया, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। हाँ। ऐसी क्या बात है? कोई बिहार पुलिस से कोई उनकी दुश्मनी तो नहीं थी, या फिर सुशांत सिंह राजपूत से कोई महाराष्ट्र पुलिस की कोई मुंबई पुलिस की कोई दुश्मनी नहीं है? ऐसा क्यों ऐसा बिहेवियर किया? ये किसी की समझ से बाहर है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से मुंबई पुलिस ने किया होगा। क्या मजबूरियां नहीं होंगी? ये अलग बात है, उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है कोई जो ऐसा करने के लिए कोई बाध्य हुए हो, लेकिन जनरली कोई पुलिस ऐसा नहीं करती है। और उनको जनरल लेवल में यही है कि एक स्टेट की पुलिस को जब दूसरी स्टेट की पुलिस आती है तो उनको पूरी तरीके से मदद की जानी चाहिए एज पर लॉ, कानूनी प्रोसीजर के हिसाब से, कानूनी तरीके के हिसाब से। लेकिन इसमें बहुत ये तो बड़ा अपेरेंट था कि IPS मिस्टर मिश्रा थे, उनको क्वारंटाइन कर दिया, उसके हाथ पे मोहर लगा दी। भले वो बाद में क्लेम ये किया कि पुलिस ने नहीं लगाया, लेकिन MCD ने भी लगाया, तो किसी ने किसी के जो BMC ने भी लगाया तो किसी के डायरेक्शन में किया होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी अपने आप जाके उसको गेस्ट हाउस में कह दे आप बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो ये सब चीजें देखने के बाद आम पब्लिक और सुशांत के रिश्तेदार, उनके पिताजी और उनके बाकी सारे रिश्तेदारों को ऐसा लगा कि मुंबई पुलिस ठीक नहीं करेगी। और यही एक वजह रही है कि एक पब्लिक मोमेंटम मुंबई पुलिस के खिलाफ हुआ है। और वही बात CBI के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो इस फैसले में यही बात हुई है। हालांकि उन्होंने कोई स्ट्रिक्टनेस पास नहीं किया मुंबई पुलिस के खिलाफ, लेकिन हाँ कुछ बातों में लिख दिया है कि हाँ ये मुंबई पुलिस को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जी, बहुत अनप्रोफेशनल जो बिहेवियर है वो महाराष्ट्र पुलिस ने दिखाया और ये सभी ने देखा। ठीक है वरुण जी, आपके पास आऊंगी। आपने देखा किस तरीके से चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो या पुलिस हो, दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं जो बिहेवियर देखा गया वो काफी अनप्रोफेशनल था। और ऐसे में इस बीच सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि निर्देश देना पड़ा कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो पूरा सहयोग करेगी CBI को। ये कहने का मौका क्यों दिया गया CBI को, और आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या कहीं ना कहीं CBI की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये मालूम था कि जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है और महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस जो है सहयोग नहीं कर रहे? अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है तो करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। देखिए क्या है कि जब से ये मीडिया में ये पिछले 2 महीने पहले ये आया, उनके जो एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मृत्यु हुई, तो उसमें जब परिवार की ओर से पहले सबने माना कि ये उन्होंने आत्महत्या की है जी, लेकिन उसके बाद फिर उनके परिवार के लोगों ने, उनके जो निकट संबंधी थे, उनके साथ जो एसोसिएट रहे थे, उनके चाहे उनका स्टाफ था कोई भी थे, तो ऐसे बहुत से लोगों ने बातें की कि वो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग थे जी, कुछ वीडियोस भी सामने आए थे मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, और मतलब तमाम तरीके की बातें हुई कि और यह सामने आया ऐसा व्यक्ति आत्महत्या कैसे कर सकता है। और उससे पहले उनकी एक लास्ट मूवी अभी आई थी छिछोरे जी, जिसमें उन्होंने वही किरदार किया था और मेंटल जो हेल्थ के बारे में उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट पूरी मेंटल हेल्थ के ऊपर स्क्रिप्ट दिल बेचारा और ऐसे कई मूवीज है लास्ट मूवी। तो ऐसे लेकिन मुझे भी लगा कि यार ऐसा व्यक्ति जो इतना मतलब, और ऐसा नहीं है स्टूडियस व्यक्ति है, DC से इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट है, और बात ड्रॉप आउट की नहीं, बात क्या है उनका एक्टिंग में करियर के लिए गए जी। तो जब ये सब बातें सामने आई और उनके परिवार ने बोला कि भैया कि हमें शक है कि इसमें इनकी हत्या की गई है, ठीक है, और इसकी पूरी निष्पक्ष तरीके से और थॉरोली इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो चीजें हुई वो भी काफी रहस्य पैदा करती हैं, क्योंकि वो एक हट्टा कट्टा इंसान, इतना मजबूत इंसान, और एक रुमाल जैसा एक कपड़ा था उससे फांसी लगाना और जो दरवाजा है वो चाबी वाले का वेट करना और उसको खोलना, वो तमाम चीजें, क्योंकि जब डेड बॉडी लटकी हुई थी उस दौरान की तस्वीरें नहीं है, तो ये तमाम चीजें रहस्य पैदा करती हैं। इसीलिए उन्हीं के जो परिवार के लोग थे और निकट संबंधी, उन्हीं सब लोगों ने यही बोला कि भैया इसकी एक पूरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से मुंबई पुलिस का जो एक रुख था, फिर वहाँ के जो नेताओं के बयान थे, और हम सब ने देखा है कि मतलब चाहे शरद पवार हो, चाहे वहाँ के गृह मंत्री हो, और ऐसे कई चीज़ें वहाँ पे सामने आई,
और बड़ी बात यह है कि ऐसे कई सारे बॉलीवुड के जो बॉलीवुड में काम करते हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उन लोगों ने बहुत सीरियस एलिगेशंस जी नेपोटिज्म के ऊपर हो चाहे, हाँ। और उन लोगों ने भी संदेह कि अब कोई भी व्यक्ति स्पष्ट तो बोलेगा नहीं, ठीक है, और कभी भी हम लोग जो कोई भी अगर पुलिस किसी भी डायरेक्शन में काम करती है तो वो संदेह के आधार पर ही करती है। तो जब आपने 66 दिन तक आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन आपने करी और आप कहीं भी कुछ भी कॉन्क्रीट तक आप नहीं पहुंचे, हाँ। और फिर बीच में वही सब बयान और चीज़ें और सारी बातें हो रही थी, ठीक है, इसी बीच में सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एक कंप्लेंट राजीव नगर थाना में दी जी। और उस पर भी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, और बिहार पुलिस ने कहा कि भैया कि इसको ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को हैंड ओवर दी जाए। और खास बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो उसमें यह भी कहा गया कि इसके रिलेटेड जो भी एफआईआर या कोई भी चीज होगी उसकी जांच भी सीबीआई करेगी। ये बड़ी चीज देखने को मिली, ठीक है। तो अगर मुंबई पुलिस ने अपना अच्छे से रोल प्ले किया होता, इन्वेस्टिगेशन को ठीक तरीके से किया होता, तो शायद आज हम इस स्थिति पे नहीं, यहाँ पे आके नहीं खड़े होते। बिल्कुल, ठीक है। शशांक जी, आपके पास आऊंगी। अगर आप इस पूरे मैटर को फॉलो कर रहे हैं शुरू से लेकर अब तक, तो आपको क्या लगता है सीबीआई की जांच की जो तलवार है वो किस किस पर लटक रही है, कौन कौन लपेटे में आएगा? देखिए, सीबीआई बहुत बड़ा प्रोफेशनल एजेंसी है हमारे देश की जी, और बड़ा ही सशक्त इन्वेस्टिगेटरी एजेंसीज है और इसमें नामजद अभियुक्त है। अगर आप देखें सीबीआई में जो पटना का एफआईआर, उसमें नामजद अभियुक्त है, जिसमें रिया चक्रवर्ती है, कोई पठानी है, और भी जितने भी लोग नामजद किए गए हैं, सीबीआई उन सारे व्यक्तियों को एक्यूज बनाएगी और उनके रोल को बड़ा प्रोफेशनली जो है वो इवैल्यूएट करके जो है उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका जो होता है वो बड़ा ही लेंदी होता है, बहुत ही व्यापक होता है, और किसी भी कंक्लूजन के पहुंचने तक उनका जो है एक बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल एक मैनर होता है। तो निश्चित रूप से जितने भी लोग इस मामले में जिनका रोल आया है उनको जो है सीबीआई जो है इन्वेस्टिगेट करेगी, और खास करके वो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के आसपास रहते थे, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ कभी काम किए थे, चाहे किसी तरह का बयान उन्होंने जो दिया था, वो सारे इशू को सीबीआई जो है साइंटिफिकली इवैल्यूएट करके कोई न कोई निर्णय लेकर के आएगी। और मुझे संभावना जो लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा जो है सीबीआई को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जैसे मीडिया एजेंसीज और मीडिया के लोगों ने इतना ज्यादा जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी पहले कर चुका है, आप लोग कर चुके हैं, इसलिए सीबीआई को उससे बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट। तो मुझे पूरी आशा है कि सीबीआई जो रियल कल्प्रिट इस पूरे सीन में है, जो मर्डर का इसका जो मर्डर है, इसमें तो किसी भी तरह का कोई मुझे संदेह नहीं लगता कि यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि जिस तरीके से जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आ रहे हैं वो केवल एक ही तरह, जैसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो होता है कि विदाउट एनी डाउट ओनली वन कंक्लूजन कैन बी ड्राउन इज अ मर्डर। तो ये मर्डर है, और इस मर्डर का जो रियल कल्प्रिट है सीबीआई उसको जो है बहुत जल्दी ही जो है आप लोगों के सामने और हम लोगों के सामने लाएगा। ठीक है, एलन राव जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि अब क्योंकि सीबीआई के हाथ में ये पूरी जांच है, कई केसेस में देखा गया है कि जो जांच है सीबीआई की उसका निष्कर्ष काफी समय बाद आता है। इस मामले में आपको क्या लगता है, कितना समय सीबीआई को लग सकता है इस पूरी जांच का निष्कर्ष निकालने में? देखिए, सीबीआई एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हमारे देश की, प्राइम जिसे कहते हैं वो है, और ये हर केस को ना बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोफेंटरी टाइप को इन्वेस्टिगेशन कर दी और आधी अधूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो उन्होंने दिया, ऐसा नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं किसी निष्कर्ष पर जरूर पहुंचेंगे, जैसे सुबुद्ध जी ने कहा है। निष्कर्ष ये अभी मैं माइंड में बनाकर वो नहीं चलते हैं कि ये मर्डर है या सुसाइड है, वो अपने इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो साक्ष्य मिलेंगे उसके अनुसार वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ये क्योंकि अब हाई प्रोफाइल केस हो गया है, बहुत ज्यादा इसमें
पूछताछ और ज्यादा हो रही है और सरकार भी इसमें चिंतित है और बिहार पुलिस भी इसमें चिंतित है और उनके घर वाले बहुत ज्यादा इसमें कंसर्न है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इसमें आप लोग और हम लोग उम्मीद ना करें। बीच में इसलिए मैं टोक रही हूँ, ठीक है, आपको बीच में इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि ये सवाल मेरा इसलिए आपसे था क्योंकि इसी के जैसा एक जो मामला था, जिया खान को अगर आप जानते होंगे, एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने भी खुदकुशी की थी, लेकिन उनकी मां का आरोप था कि उनको खुदकुशी करने के लिए दबाव बनाया गया था, उनको ऐसा माहौल दिया गया था कि वो खुदकुशी कर ले। वो मामला भी सीबीआई के पास था जिसका निष्कर्ष अभी भी नहीं निकला है और जांच अभी भी सीबीआई के पास है। तो इसीलिए जो फैंस है, जो पूरा देश है, मांग कर रहा है कि जांच जो है वो जल्द हो और निष्पक्ष जांच हो। इसलिए सवाल पूछा गया कि कितना समय इस पूरे मामले में लग सकता है, क्योंकि आप अधिकारी हैं और आप जानते हैं कि किस तरीके से जांच होती है, किस तरीके से सहयोग जो है अधिकारी करते हैं। तो तमाम चीजों को कुल मिलाकर क्या लगता है आपको, कितना समय लग जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऐसे एक जिया खान के केस के अलावा ऐसे बहुत से केसेज हैं जो सीबीआई में कई सालों तक इसकी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, वो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस केस में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगेगा। लेकिन हाँ, इतनी जल्दी भी नहीं होगा, कोई उम्मीद करे 1 महीने में या 2 महीने में इसको रिजल्ट आ जाए, ऐसी बात मुझे नहीं लगती है। लेकिन हाँ, बिल्कुल 3 से 6 महीने के दौरान इस केस में कहीं ना कहीं नतीजा जरूर मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि विदिन 3 मंथ इसको कंक्लूड कर लिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन को, और हो सकता है अगर और ज्यादा, मतलब 3 महीने में इतना जरूर पता लग जाएगा कि ये केस किस दिशा में जा रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन इतना डेफिनेटली पता लग जाएगा। आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और कितना टाइम लगेगा वो कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, जब तक पुख्ता सबूत नहीं हो जाएंगे सीबीआई के पास, तब तक वो कोई भी चीज इसमें डाइवर्ज ना तो मीडिया को कर पाएंगे ना कोई पब्लिक को कर पाएंगे, ये मेरा अपना मानना है। और इसमें जब तक इसमें सारी इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक तरीके से भी होगी और दूसरे तरीके जो इन्वेस्टिगेशन जैसे इंक्वायरी करनी होती है, किसी से ओरल इन्वेस्टिगेशन जिसे कहते हैं, स्टेटमेंट्स लिखना, ये करना, और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में जैसे लेबोरेटरी में कुछ भेजना है, उनका रिजल्ट आने में टाइम लग सकता है। तो इन चीजों में भी टाइम लगता है। तो मैं समझता हूँ कि सीबीआई अपने इस काम में बहुत सक्षम रहेगी और अच्छी टीम, उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स को उन्होंने नियुक्त कर वहां पर इस केस में डिप्यूट किया है, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस हो गया है। पब्लिक की डिमांड भी ये रहेगी कि इसमें जल्द से जल्द इसमें फैसला हो और कोशिश की जाएगी इसमें कि एज सुन एज पॉसिबल इसमें कोई न कोई इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट सामने आए पब्लिक के सामने। ठीक है, वरुण जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि सीबीआई के पास जब जांच के आदेश जब सीबीआई के पास जाते हैं, तो ऐसे में जो सत्ताधारी बड़े लोग होते हैं उनका दबाव सीबीआई पर होता है और कई बार सीबीआई की जांच पर भी कहीं ना कहीं उपेक्षा का आरोप लगा है कि नहीं, सीबीआई की जांच में भी कहीं ना कहीं खोट होता है, क्योंकि कई फैसलों के बाद आरोप सीबीआई के ऊपर भी लगा है। तो क्या ऐसा है, क्योंकि सीबीआई को सर्वोच्च ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम उसमें गठित की जाती है कि जो पूरे निष्पक्ष तरीके से जांच करे, क्योंकि जनता का ये मानना है। लेकिन अंदर की बात यह है कि तमाम जो लोग हैं वो ये बातें करते हैं, एक्सपर्ट्स जो है ये भी भीतर खाने ये बातें करते हैं कि पॉलिटिकल दबाव भी होता है एक तरीके से सीबीआई पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि सीबीआई इसमें अगर पॉलिटिकल दबाव की हम बात करें, देखिए कहीं ना कहीं जो ये बातें अब से नहीं, ये स्टार्टिंग चलता हुआ आ रहा है, चाहे कोई भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हो, पुलिस हो, सबके ऊपर ये समय समय पर आरोप लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हमने देखा है। लेकिन इसमें मेरा मानना ये है सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है जिसको कोई अगर, और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें किसी प्रकार का कोई, चाहे केंद्र का हो, अगर केवल केंद्र है जो उसमें थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन वरुण जी आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ नेता हैं, उनकी तस्वीरें क्योंकि रिया चक्रवर्ती के साथ देखी गई थी, काफी वायरल भी हुई थी, और क्योंकि लगातार संजय राउत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि नहीं, सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र पुलिस जो है वो अच्छा काम करते हैं और वो जांच करेगी, और ऐसे में उनकी तरफ से कहा गया कि इसकी जरूरत नहीं है, हम जो है रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। तो बीजेपी की तरफ से भी ये बयान दिया गया था, देवेंद्र जो फडणवीस है उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि आत्मचिंतन की जरूरत है महाराष्ट्र सरकार को। पॉलिटिक्स तो हो रही थी, ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है कि ऐसा हो। नहीं, देखिए मेरा कहना यह है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार जरूर है और जिस प्रकार का रवैया उन्होंने दिखाया वो सबके सामने है जी, परंतु महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरीके से
सीबीआई को कंट्रोल नहीं कर सकती है, ठीक है। ठीक है। उसका जांच करने का अपना एक तरीका है और उसके पास इतने अधिकार हैं कि वह चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर वो चाहें तो वो किसी की बात उनकी जांच में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। तो इसीलिए सीबीआई को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको केस ट्रांसफ़र किया है और कहीं ना कहीं हमें मुझे लगता है कि ये विषय बात का है, लेकिन अभी फिलहाल हमें सीबीआई के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और ऐसे बहुत, मैं मानता हूँ कि ऐसे कई सारे मैटर्स हैं जिनमें सीबीआई ने रिजल्ट नहीं दिए, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं कि बड़े हाई प्रोफाइल केसेस जिसे सीबीआई ने सॉल्व किए हैं। तो और इस मामले में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है उसमें अगर कोई बाधा डाल सकता था तो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उससे साफ हो गया है कि कोई बाधा नहीं डाल सकता। साफ कहा गया है कि महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को पूरा सहयोग करना पड़ेगा। जो दस्तावेज हैं वो सीबीआई को सौंपने होंगे, तमाम वो जो चीजें हैं। स्टेटमेंट जो है अगर उस पर गौर किया जाए तो इस तरीके का है सुप्रीम कोर्ट का कि कोई अगर बाधा डालना भी चाहे तो ना डाल पाए, नहीं डाल पाए। नहीं, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही होता है कि अगर कोई भी केस पुलिस से अगर हैंड ओवर हुआ है सीबीआई को या किसी और अथॉरिटीज़ को, तो ये पुलिस को जो प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है उसको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी उनके पास हैं वो सब उसको नई जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, अथॉरिटी है, उसको वो प्रोवाइड कराने होंगे। और इसको बहुत ही स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इसको मेंशन भी किया है कि ताकि किसी भी प्रकार की एम्बिग्यूटी ना रहे। ठीक है। शशांक जी, आपके पास आऊंगी। जो तमाम चीजें आपने सुनी और आपने देखा कि लगातार यही बात अब सामने आ रही है। अब क्योंकि जो चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस वो हो गया और जो परिवार चाहता था उनका वो हो गया। सीबीआई के हाथों अब जांच जो है वो पहुंच गई है, लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि क्या कितनी निष्पक्ष जांच होगी, किस तरीके से सीबीआई जांच करता है, क्या तरीका सीबीआई का होता है, वो जो है दर्शक जानना चाहते हैं। तो आप जरा बताइए कि किस तरह जो बारीकियां हैं, किस तरीके से जांच होती है, कैसे जांच तक पहुंचा जाता है, तय तक पहुंचा जाता है, क्या कुछ प्रक्रिया रहती है? देखिए, सीबीआई की जो प्रक्रिया है काम करने का वो राव साहब अच्छे तरीके से बताएंगे, लेकिन मैं आपको केवल यही कहना चाहता हूं कि सीबीआई जो मैंने देखा है, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करने का जो तरीका होता है, सीबीआई एक बहुत प्रोफेशनल और साइंटिफिक संस्था है जहां पर डिजिटल टीम होते हैं, फॉरेंसिक टीम होते हैं, सारे तरह के जितने भी जो टीम होते हैं सीबीआई के एक ही अम्ब्रेला के अंतर्गत जो है वो काम करते हैं। लोगों में अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। ऑफिसर्स जो है, जो आईओ होते हैं, वो भी बड़ा ही क्वालिफाइड होते हैं। उनको हर डॉक्यूमेंट को इवैल्यूएट अच्छे तरीके से करते हैं और जो भी उनका जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको बड़े ही बहुत सारे जो क्वेश्चन में उसको फ्रेम करते हैं और एक्यूज से पूछा जाता है और उसका जो है इवैल्यूएशन सीनियर ऑफिसर के बीच में होता है और उसके बाद उनको फिर बुलाया जाता है और उसको फिर फिल्टर किया जाता है कि कहां से कितना इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो सीबीआई एक बड़ा ही इम्पार्शियली जो है इन्वेस्टिगेशन करता है, जो मेरा जैसा मानना है और जो मैंने देखा है अभी तक जितने भी ऑफिसर्स हैं काम करते हुए, कि बड़े ही साइंटिफिकली इवैल्यूएट करके और वो प्रोसिक्यूशन को केस को स्ट्रेंथन करते हैं। इसलिए जो सीबीआई का कन्विक्शन रेट है वो 70% कन्विक्शन रेट है। तो या मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सीबीआई एक भरोसा करने लायक संस्था है और इस केस के का भी जो है उसको भी अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी। जहां तक आपका जो एक प्रश्न था, हालांकि आपने दूसरे पैनलिस्ट से पूछा था कि और केसों में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई अभी तक नहीं कर पाई है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस देश की जो संस्थाएं हैं उसके पास भी लिमिटेशन होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि फेयरनेस नहीं है, फेयरनेस भी है, लेकिन हर का एक लिमिटेशन होता है। अगर एक बात मैं बताऊं कि अगर महाराष्ट्र सरकार वो सारे डॉक्यूमेंट्स को सीबीआई को नहीं देगा तो क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट होता है, जो पुलिस जो स्टेट का सब्जेक्ट होता है और स्टेट का कॉपरेशन फुली होना चाहिए। किसी भी संस्था को अगर मजबूत करना है तो सीबीआई का जो निर्णय होगा, सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन होगा, वो दोनों स्टेट
बिहार और महाराष्ट्र के इन्वेस्टिगेशन का इनपुट जो सीबीआई को देता है उसका बहुत बड़ा निर्भर करता है उसके ऊपर, क्योंकि सारे जो महत्वपूर्ण एविडेंसेस है वो महाराष्ट्र पुलिस के पास है और कुछ बिहार पुलिस के पास है। अगर ये दोनों जो स्टेट सीबीआई को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं देगा तब तक जो है ये इस केस का जो है मुझे नहीं लगता है कि ऑल फेयरनेस में जो इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन बावजूद मुझे मानना है, मेरा ये मानना है कि चूंकि अब सीबीआई इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो इम्पार्शियल तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा और किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। क्योंकि सीबीआई के जो अधिकारी होते हैं बड़ा ही कॉम्पिटेंट होते हैं। यह 2-3% इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हर अधिकारी पर इम्प्रेस करना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि यह जो इन्वेस्टिगेशन होगा बड़ा ही फेयरली होगा और खास करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बाउंड मैनर में करने की भी बात बोली है। अगर आप उस जजमेंट को पढ़ेंगे तो हालांकि हमारा सीआरपीसी इन्वेस्टिगेशन को टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेट करने का नहीं देता है। जब तक अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है तो 90 और 60 दिन की बात तो होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी केस में अरेस्ट नहीं होता है तो इन्वेस्टिगेशन का कोई तय सीमा जो है तय नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन करने की बात बोली है, कहीं चर्चा है उसके ऊपर। तो सीबीआई इस बात को ध्यान में रखेगी सुप्रीम कोर्ट की बातों को, तो निश्चित रूप से सीबीआई ऑल फेयरनेस में, फेयर प्ले में इस पूरे केस के, इस पूरे प्रकरण को इन्वेस्टिगेट करके जो भी कल्प्रिट होगा उसको सामने लाएगा और यही मेरा विश्वास है। ठीक है एल राव जी, जिस तरीके से आपने अगर आप इस पूरे मैटर को फॉलो कर रहे होंगे आपने देखा होगा कि जो बिहेवियर है दोनों तरफ से अनप्रोफेशनल देखा गया। कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का सभी जानते हैं महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया गया, लेकिन बिहार पुलिस की तरफ से भी जांच के लिए सीधा जाया जाता है। कोई मतलब उससे पहले कोई घोषणा नहीं की जाती या फिर इन्फॉर्म नहीं किया जाता, सीधा जांच के लिए जाना कितना सही। और आपको क्या लगता है एज अ डीसीपी, पूर्व डीसीपी, कि किस तरीके से कहां पुलिस की तरफ से जो है चूक हुई है, किस तरीके से जांच जो है वो की जानी चाहिए थी, गलतियां कहां आपको नजर आती हैं? देखिए ये केस टोटल जो केस है ये अभी कोई, क्योंकि केस में इन्वेस्टिगेशन करने के साथ साथ ये अभी तक सामने ये आया है कि कोई आई विटनेस इस केस में नहीं है। आई विटनेस इन द सेंस कि उसकी डेथ के टाइम में किसी ने उसको देखा नहीं कि वो लटका गया, लटकाया गया, जो एलिगेशन सारे उसके लिए आई विटनेस नहीं है। तो ये टोटल केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे डिपेंड करता है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस टुवर्ड्स द डेथ ऑफ सुशांत सिंह। और बाकी जो एविडेंस है, बाकी जो बातें हैं, जो एलिगेशंस हैं उसके अकाउंट्स के बारे में, उसके डिटेल्स, पैसा कौन ले गया, ये गया, ये सारी बातें अकाउंट्स के ऊपर बात करेंगी। ये जो उनके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है वो आएगा। जहां तक आपने अनप्रोफेशनलिज्म की बात की है, वो दोनों पुलिस को देखा जाए तो सबसे ज्यादा अनप्रोफेशनल पुलिस का बिहेवियर जो रहा है वो मुंबई पुलिस का रहा है। और जो बिहार पुलिस है वो जब आई थी महाराष्ट्र में तो ऐसा नहीं है कि बिना बताए आई थी, उन्होंने पहले एफआईआर दर्ज की, उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ मुंबई में आए थे और उनको बता के आए थे, पुलिस ऐसा नहीं कि नहीं बताया। और बताने के आने बाद उनसे ऑफिसर्स को कांटेक्ट भी किया था। वो बात अलग है कि उन्होंने ये कहा कि नहीं आपकी एफआईआर गलत है, आपकी एफआईआर नहीं दर्ज करनी चाहिए थी आपको, वो महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने कहा उनको। लेकिन वो वाली बात अब खत्म हो गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की उन्होंने कह दिया है कि एफआईआर जो थी वो लीगली है और इसमें वो वाली बात अब डिस्प्यूट खत्म हो गया। अब जहां तक बात है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की, अब वो इन्वेस्टिगेशन में मेन मुद्दा रहेगा एविडेंस का, क्या एविडेंस है, और दूसरी जो कनेक्टेड आदमी है उनको इंटरोगेट करने का। इंटरोगेशन एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक एक सिस्टमेटिक तरीका है। सीबीआई में जो ऑफिसर जो डिप्यूट किए जाते हैं, जो जहां तक मैं समझता हूं, जो ये टीम में जो शामिल है बहुत ही एक्सपीरियंस जो कानून के जानकार होते हैं और उनका काम का तजुर्बा भी इतना होता है लंबा, ताकि वो लोगों को इंटरोगेट का मतलब है कि उनसे पूछताछ जो करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, जो बयान को देता है तो वो उसको झूठ पकड़ना एक आर्ट है, एक इंटरोगेशन करना एक आर्ट है। तो वो सीबीआई के ऑफिसर्स में ये पाई जाती है। दूसरा, जहां तक टाइम बाउंड की बात है, इन्वेस्टिगेशन को ये इतना टाइम बाउंड इसलिए नहीं मैं समझता हूं सीबीआई वाले रखेंगे क्योंकि वो अरेस्ट करने की जल्दबाजी नहीं करते इस केस में। पहले एविडेंस इकट्ठा करते हैं, ये उनका एक अपना तरीका है।
जो जो एविडेंस पहले आती रहेंगी वो पहले करते रहेंगे। भले ही किसी आदमी के खिलाफ एविडेंस आ गई है, लेकिन उसको अरेस्ट करने में इतनी जल्दी नहीं करेंगे। क्यों कि अरेस्ट करने के बाद में वो टाइम बाउंड हो जाता है केस। जैसे अभी सुबोध जी ने बताया था कि अगर 10 साल तक की सजा है या उससे ऊपर की सजा है तो उस केस में 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट को फाइल करना पड़ेगा। और अगर 10 साल से नीचे की सजा वाला कोई ऑफेंस है उसमें 60 दिन के अंदर उसको चार्जशीट को फाइल करना पड़ता है। तो ये 60 दिन और 90 दिन का जो बाइंडिंग है वो दूर रखने के लिए सीबीआई ऑफिसर्स और जो भी कल्प्रिट हैं, जो भी सस्पेक्ट आदमी है, जो पता भी कर लेते हैं, तो वो लास्ट मोमेंट पे जाके अगर उनको अरेस्ट करने की जरूरत होती है तब करते हैं। ऐसा भी नहीं, बहुत से केसों में विदाउट अरेस्ट भी चार्जशीट फाइल करते हैं। जिस केस में लगता है कि ये आदमी अरेस्ट किया जाना जरूरी है क्योंकि इसकी अरेस्ट के बिना इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे। ठीक है एनएन राव जी, क्योंकि वक्त की कमी है, आप सभी को यहीं पे रोकना चाहूंगी और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीजें हमारे सामने रखने के लिए, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं किस तरीके से सीबीआई काम करती है और सीबीआई जब जांच करेगी तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी। तो देखिए, पुलिस का झगड़ा जो है वो हो चुका है खत्म और अब सीबीआई दिखाएगी अपना दम। क्या ये आत्महत्या है या फिर हत्या, इसकी सच्चाई आएगी सभी के सामने। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।